जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान भाग 2 क्लास 7 का। आज 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, आजादी का आंदोलन और राजस्थान। ये क्लास कक्षा 7 के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान में जिस भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये वाली क्लास जो है और ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आजादी का आंदोलन और राजस्थान, आजादी के आंदोलन में राजस्थान की क्या भूमिका रही थी वो आज वाले क्लास में अपन देखेंगे। देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। देश में आंदोलन चल रहा था आजादी का तो राजस्थान भी इसमें भाग लिया था और अछूता तो रह भी नहीं सकता है, क्योंकि राजस्थान जो है सूरवीरों की धरती है, तो कैसे अछूता रहे हैं। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। अजमेर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश था, ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। शेष राजस्थान में राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। बाकी के राजस्थान में राजा महाराजा हुआ करते थे, इसलिए यहाँ का जो संघर्ष है थोड़ा भिन्न था। दूसरी जगह से यहाँ का जो आजादी का जो आंदोलन है वो अलग रहता है। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया था। तो पहले तो जो है संधि की थी, भाई अपनी जो है सहायक संधि आपकी हम सहायता वगैरह करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, देशी रियासतों के कामकाज में भी हस्तक्षेप कर दिया, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आने लगा। कुछ परिवर्तन करने लगे थे, भाई ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए, तो जिससे सामाजिक ताने बाने होने लगे, बदलाव होने लगा, जिसके विरुद्ध यहाँ के किसान जनजातियों ने आवाज उठाई और संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना भी होती है और प्रजामंडलों ने लोगों में राजनीतिक चेतना की जागृति की। बाद में एकीकरण में भी प्रजामंडल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखेंगे प्रजामंडल क्या होता है और कौन कौन इनके संस्थापक हुए, किस प्रकार प्रजामंडल की स्थापना होती है। सबसे पहले देखें राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों व किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। मध्यकाल में तो जागीरदार और किसानों के बीच में अच्छे संबंध चल रहे थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहन करते थे, परंतु अंग्रेजों और राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद में अंग्रेजों ने राजाओं से नकद लगान वसूलना आरंभ कर दिया और राजाओं ने यह क्षेत्र, ये जो राशि है जागीरदारों और जागीरदार ने किसानों से वसूलने आरंभ कर दिया। सिंपल भाषा में ये समझो, जैसे कोई ये रियासत है, ये एक रियासत है, ये बहुत बड़ी रियासत है, तो यहाँ के राजा ने क्या किया, इसका कुछ क्षेत्र है, जैसे ये वाला क्षेत्र है, एक जागीरदार को दे दिया, ये वाला क्षेत्र दूसरे जागीरदार को दे दिया और ये वाला क्षेत्र एक अलग जागीरदार को दे दिया। अब जागीरदार क्या करता, वो फिर किसानों को ये जमीन देता था खेती करने के लिए। जैसे ये अलग अलग क्षेत्र बांट दिया, कुछ क्षेत्र एक किसान को दे दिया, ये एक किसान को, ये अलग अलग किसानों को देता था। अब किसानों से क्या करता था, किसानों से लगान वसूलता था जागीरदार, जागीरदार वसूलता था और जागीरदार जो है लगान ये किसको देते थे, ये शासक को देते थे। जितना प्रतिशत रहता, लाख भाग रहती है, वो किसानों से वसूलते थे और किसान से जागीरदार वसूल करके जागीरदार किनको देता था, ये राजाओं को देता था। तो शुरू में जो ये लाख भाग बहुत कम होती थी, जिससे किसान भी खुश था, जागीरदार भी खुश था और यहाँ के राजा महाराजा जी भी खुश हुआ करते थे उस लगान से। धीरे धीरे क्या होता है कि अपने राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली, अंग्रेजों से संधि कर ली और अब अंग्रेजों से संधि कर ली तो अंग्रेजों को क्या देना पड़ता था, नकद लगान देना पड़ता था। अब अंग्रेजों से संधि कर ली तो अंग्रेजों को सालाना टैक्स
चुकाते थे राजा महाराजा। अब वो इतना टैक्स लाएगा कहां से, तो वो टैक्स क्या जागीरदारों को बोल दिया कि आपको इतना पैसा मेरे को देना ही देना है। अब जागीरदार कहां से लाएगा, जागीरदार उनकी रियासत के जो उनके जागीरी भूमि है उस जागीरी भूमि में लाग बाग बढ़ा दी थी। तो इसके कारण जो है अब किसान आंदोलन हो रहे हैं। अब इतना लगान बढ़ा दिया था कि किसानों की जितनी उपज नहीं होती थी उससे ज्यादा तो लाग बाग में दे दिया जाता था। इसके विरोध में किसान आंदोलन हो रहे हैं। हाँ, तो अपन ने देखा था राजाओं और अंग्रेजों राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नकद लगान वसूलना आरंभ कर दिया। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से और जागीरदारों ने किसानों से वसूलनी स्टार्ट कर दी है। अंग्रेजों के साथ राजा व जागीरदार ऐसो आराम में पड़ गए। जो अंग्रेजों के साथ साथ राजा और जागीरदार आराम मजे ले रहे थे और ये भार किसानों पर डाल दिया गया। जितना पैसा अंग्रेजों को देना है राजाओं को, वो राजा कह दिया था जागीरदारों को कि भाई आपको इतना पैसा लाना है। जागीरदार कह दिया कि नहीं साहब, हमारे को तो राजाओं को उतना पैसा देना है, ये इतनी लाग बाग आपको देनी ही पड़ेगी। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर के किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिसमें कौन कौन से आंदोलन हैं, तो पहला अपना आंदोलन देखेंगे बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया कहाँ पड़ता है, ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है और ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया ठिकाना, बिजोलिया ठिकाना ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। वैसे इस बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक माने जाते हैं अशोक परमार को। अशोक परमार, अशोक परमार मूलतः जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने महाराणा सांगा का भरपूर सहयोग किया था। इसके बदले में महाराणा सांगा ने बिजोलिया की जो जागीरी भूमि है वो किसको दे दी जाती है, अशोक परमार जी को दे दी जाती है। तो उस समय से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में आते आते यहाँ पर जागीरदारों ने अत्यधिक लाग बाग शुरू कर दी है। चलो स्टार्ट करते हैं बिजोलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की यह विशेषता है कि यह 44 वर्षों तक चला था। देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था बिजोलिया। कितने वर्षों तक चला है, 44 वर्षों तक चला है एवं पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन रहा है। कहीं पर भी हिंसात्मक जो घटना बिजोलिया में नहीं होती। 44 वर्षों तक चला, सबसे लंबा चलने वाला है। कहीं भी है हिंसा नहीं है, हिंसात्मक घटना नहीं है, पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन हुआ है। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बहुत अच्छी उपज यहाँ से होती थी, उपज ज्यादा होती थी तो लगान भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ली जाती थी। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा आरंभ किया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन कौन सी जाति के किसानों के द्वारा किया गया है, तो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा किया गया है। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में चला था। पहला चरण 1897 से 1914 तक चला है। दूसरा जो चरण 1914 से 1923 तक चला है और तीसरा चरण 1923 से 1941 है। ठीक है, तो 1897 से 1914 और फिर 1914 से 1923 और 23 से 41 तक चला। ठीक है, तो 41 में तो खत्म हो रहा है, 41 का उल्टा आपने 14 कर लेना, तो 1897 से 14 तक ही है पहला चरण चला है। फिर 14 से 23 तक, यानी ये दूसरा चरण जो चला है ये अपना चल रहा है
कितने वर्षों तक चल रहा है, तो ये चल रहा है 6 और 3 9 वर्षों तक दूसरा चरण चला है, और फिर बाद में 23 से लेकर के लास्ट तक 41 तक जो है ये तीसरा चरण चला है, 3 चरणों में चला है। हाँ, तो 1897 में किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागान ली जाती थी। टोटल कितने प्रकार की लाग बाग ली जाती थी? 84 प्रकार की। जब 1897 में ये किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, उस समय बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो इस समय जागीरदार थे कृष्ण सिंह। बिजोलिया के जागीरदार कृष्ण सिंह थे। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी बातें याद रखोगे? बिजोलिया किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1897 में। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस समय जागीरदार कौन था? कृष्ण सिंह था, और कृष्ण सिंह जी बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी गई थी। हाँ, तो फिर क्या होता है कि 1897 में भीलवाड़ा जिले के गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिताजी का मौसर था। उसमें हजारों धाकड़ जाति के लोग इकट्ठे हुए थे 1897 में, और इस कृष्ण सिंह की जो शिकायत है महाराणा फतेह सिंह से करने की बात कही थी। इस समय महाराणा कौन थे मेवाड़ के? तो महाराणा थे फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह को भाई शिकायत अपन करेंगे, जिससे महाराणा अपनी लाग बाग को कम करवाएंगे। यस, तो 1897 में कृष्ण सिंह जी जागीरदार बने थे। बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा से शिकायत करने की बात की थी। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, याद रखना, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। इनको भेजा कि आप जाओ महाराणा से शिकायत करना कृष्ण सिंह की। नाराज राव ने, तो फिर ये गए थे, तो महाराणा ने इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ का जो जागीरदार था कृष्ण सिंह जी, वो नाराज हो गए। अच्छा, कि मेरी शिकायत लेकर के आप महाराणा के पास गए हैं, ठीक है बेटे जाओ देखे, मैं भी देखता हूं। तो इनकी जो शिकायत से नाराज होकर के एक नया टैक्स और लगा दिया, चौवरी कर। चौवरी कर लगा दिया है। चौवरी कर क्या होता है कि किसान की लड़की की जो शादी होती थी, वो जो चौवरी बनाया जाता था, उस पर 5 रुपए अपने को टैक्स देना पड़ेगा। एक नया कर और लगा दिया है। किसानों के विरोध के बाद चौवरी कर की लागत माफ कर दी गई और लगान में भी छूट कर दी जाती है। तो किसानों ने फिर इसका विरोध किया कि यह जागीरी भूमि में हम खेती नहीं करेंगे, ये ले लीजिए आपकी जागीरी भूमि, हम यहाँ से खेती करना छोड़ देंगे। तो फिर जागीरदार देखा है कि ऐसे तो सभी किसान छोड़ के जा रहे हैं, तो अपनी ये जो जागीरी भूमि है ये ऐसी पड़ी हुई रह जाएगी। तो फिर किसानों के और जागीरदार के बीच में समझौता होता है, जिन्होंने चौवरी कर भी माफ कर दिया और लगान में भी छूट कर दी जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद में राव कृष्ण सिंह की जो मृत्यु हो गई, जागीरदार था कृष्ण सिंह, इनकी मृत्यु हो गई और इनकी जगह पर एक नया जागीरदार बन गया, पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। पृथ्वी सिंह जी नया जागीरदार बनते ही इन्होंने किसानों पर, जनता पर एक नई लगान और लगा दी है, तलवार बंदी। तलवार बंदी जो लगान है, यह टैक्स है, किस जागीरदार ने लगाई है? तो पृथ्वी सिंह ने ये लगाई है। इस लगान का साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने विरोध किया था। प्रश्न आता है कि साधु सीताराम दास का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। तो साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये तीनों नाम ध्यान रखोगे। जो फतेह से इसने पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदी जो टैक्स लगाया था, उत्तराधिकारी बंदी जो लगान, उत्तराधिकारी बंदी, इसको तलवार बंदी भी कहते हैं, इसका विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने 1917 में, विजय सिंह जी पथिक भी आ जाते हैं,
बिजोलिया किसान आंदोलन में। विजय सिंह पथिक को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। भारत में किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहते हैं। विजय सिंह पथिक जी ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इंपोर्टेंट है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1917 में। उनको माणिक्यलाल वर्मा जी का भी साथ मिल गया है और किसानों ने पथिक जी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा है और किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार भी होते रहे, जगह जगह गिरफ्तारी भी होती रही है। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पहले नेतृत्व जो स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग में भेजा था नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को, फिर बाद में साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ये देखा था अपन ने, ब्रह्मदेव, और फिर 1916 में विजय सिंह पथिक जी की एंट्री हो जाती है और 17 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। माणिक्यलाल वर्मा जी का साथ मिल गया, फिर बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया और तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने नेतृत्व किया था। तीसरा चरण कब चला था? तो तीसरा चरण चला था 1923 से 1941 तक, ये तीसरा चरण चला था। हाँ, फिर आगे बात करते हैं। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें वापस दिला दी जाती है और एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। अंजना देवी चौधरी, इन महिलाओं ने भी, जो रामनारायण जी चौधरी जी की धर्मपत्नी थी, और ये रियासत आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला भी है राजस्थान से, अंजना देवी चौधरी। रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा, ये माणिक्यलाल जी वर्मा की पत्नी थी, नारायणी देवी वर्मा। महिलाओं ने, नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। चलिए अगला आंदोलन देखते हैं, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन में देखते हैं, बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर के मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई है। जिस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन जो चल रहा था, सफलतापूर्वक चल रहा था, लोग जो है उसका विरोध कर रहे थे, जनता उनका लगान नहीं देने की बातें कर रहे कि हम लगान नहीं देंगे, तो ऐसा लग रहा था कि अब अपन सफलता की कगार पर है। तो इसको सफलतापूर्वक देख करके बेगू में भी किसान आंदोलन आरंभ हो जाता है। और बेगू ये कहाँ पड़ता है? तो बेगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता, वर्तमान में। यह भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। हाँ, और इस बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने। किसान मैनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा पथिक जी के नेतृत्व से आग्रह पर किया। पथिक जी ने आदेश रामनारायण चौधरी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व बनाया था। वैसे सभी जगह किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है विजय सिंह जी पथिक देख रहे थे। तो विजय सिंह जी पथिक ने बेगू का जो क्षेत्र है इसका नेतृत्व किनको सौंप दिया था? रामनारायण चौधरी जी को सौंप दिया था। लंबे संघर्ष के बाद किसानों और यहाँ का जो जागीरदार था उसका नाम था अनूप सिंह। बेगू किसान आंदोलन के जागीरदार का क्या नाम था? अनूप सिंह के एक मध्य समझौता हुआ है जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से इनकार कर दिया। किसानों के और अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं लगान आपसे कम कर देता हूं, बट
उस समझौते को मेवाड़ सरकार ने और रेजिडेंट ने मना कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, हम ये समझौता जो है नहीं मानते हैं। किसानों से यदि अत्यधिक लाग बाग लागी जा रही है तो हम एक आयोग का गठन करेंगे, आयोग जांच करेगा और आयोग बताएगा कि वाकई में लाग बाग ज्यादा ली जा रही है तो माफ करेंगे, उसको कम करेंगे, आप उसको कम नहीं कर सकते हैं। तो सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा था। ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था, ट्रेंच। तो प्रश्न आता है कि ट्रेंच आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो ट्रेंच आयोग का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में जो एक सभा हो रही थी, गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने से व गांवों को जलाने से रूपाजी कृपाजी धाकड़ घटना में ही शहीद हो गए थे। ठीक है, तो रूपाजी और कृपाजी जो किसान हैं, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच आयोग का जो गठन है ये किस किसान आंदोलन की जांच के लिए किया गया? तो बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए किया गया। कई किसान इस घटना में गिरफ्तार हुए हैं। अंत में प्रशासन को लास्ट में झुकना पड़ा है, जिसमें से 53 में से 34 लगानों को समाप्त करनी पड़ी और बेगार पर रोक लगानी पड़ी सरकार को। अंत में किसानों की विजय होती है। ठीक है, तो ये देखा अपन ने बेगू किसान आंदोलन। अगला है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन 1926 में पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई केंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लागबाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा है। तो बूंदी में जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। बूंदी में बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोलियां चला दी थी। बूंदी में एक जगह पड़ती है बरड़ क्षेत्र, बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। डाबी कांड है, डाबी कांड है। ये डाबी कांड होता है 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक जगह पर किसानों की सभा हो रही थी। उस सभा पर इकराम हुसैन जो पुलिस अधीक्षक था जिसने गोलियां चलाई थी, जिसमें नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। तो ये जो बूंदी किसान आंदोलन है बरड़ आंदोलन भी के नाम से भी जानते हैं और डाबी कांड के नाम से भी जानते हैं। डाबी कांड तो घटनास्थल पर नानक जी भील की मृत्यु हो गई, नानक जी भील शहीद हो गए। तो नानक जी भील का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन या डाबी कांड से। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हो गए थे। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1923 में किसानों की मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन समाप्त हो जाता है। अगला किसान आंदोलन देखते हैं, अलवर किसान आंदोलन। और निमुचना घटना भी अपने इसमें देखेंगे अलवर किसान आंदोलन में। अलवर राज्य में जंगली सुअरों की फसलों को नुकसान अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। ये जंगली सुअर जो है किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों ने 1921 में सुअर को मारने की अनुमति लेकर के आंदोलन किया था। यहाँ का एक शासक था अलवर के जय सिंह जी, उन्होंने एक आदेश निकाला है कि यहाँ पर जो है सुअरों को नहीं मार सकते हैं, जंगली सुअरों को नहीं मार सकते हैं। तो अभी जंगली सुअर क्या करते हैं? किसानों की फसलों को नष्ट करते थे। तो इसको लेकर के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। तो प्रश्न आ जाए, राजस्थान में कौन सी रियासत में जंगली सुअरों को लेकर के किसान आंदोलन हुआ है? तो बताएंगे अलवर किसान आंदोलन। फिर अंत में जो है जब आंदोलन चला तो जो यहाँ का अलवर का शासक था उसने अपना आदेश वापस ले लिया जाता है। 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा लगान वृद्धि वापस कर दिए। तो लगान वृद्धि कर दी तो इसके विरोध में किसानों ने नीमूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया गया। नीमूचना गांव में, अलवर के नीमूचना गांव में एक सभा हो रही है।
इस नीमूचना गांव में सभा पर गोलियां चलाने से ये घटना हो रही है 14 मई 1925, 14 मई 1925। ठीक है, याद रखना, नीमूचना हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें छाजू सिंह ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। छाजू सिंह ने गोलियां चलाई थी, इसलिए छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर छाजू सिंह को। ठीक है, तो नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925, छाजू सिंह ने गोलियां चलाई थी। नीमूचना गांव में जिस सभा पर किसानों पर गोलियां चली थी, सभा पर गोलियां चलाने से सैकड़ों किसान, महिलाएं और बच्चे शहीद हो गए, मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु जल करके मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। ठीक है, तो गांधी जी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना को कहा है? तो अलवर के नीमूचना हत्याकांड को कहा है। सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन, सीकर जयपुर राज्य का एक बड़ा ठिकाना था। सीकर जो है जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ये सीकर जयपुर में पड़ता था पहले, यहाँ का ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। कल्याण सिंह जी भी अजीब आदमी थे। वे यहाँ के कल्याण सिंह जी से पहले जो ठाकुर थे उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु पे जो खर्चा किया, अब वो खर्चा किस पर पड़ेगा? किसानों पर। किसान उसके भरपाई करेंगे। और इधर किसानों के साथ क्या हो रहा है? वर्षा की कमी हो रही, वर्षा हुई नहीं, फिर भी लगान की जो दरें हैं वो कम नहीं कर रहे हैं, जबकि और बढ़ा रहे हैं। वर्षा हो ही नहीं रही है, अकाल पड़ रहा है और लगान बढ़ाया जा रहा है। इस कारण से किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किसानों ने जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमर्स में भी हुई थी। राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमर्स में हुई थी? तो सीकर के। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वासन करना पड़ा और लगान में भी कमी करनी पड़ी। मतलब लास्ट में फिर जयपुर राज्य की जो सरकार थी वो किसानों को कहना पड़ा कि हम आपसे लगान जो है कम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें किस किस ने भाग लिया, कौन कौन से नेता थे? तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता हुए थे। अगला शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान जो वृद्धि, इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। और ध्यान रखना, सेवा समिति, चिड़ावा सेवा समिति का गठन किसने किया था? मास्टर कालीचरण ने। शेखावाटी में 5 ठिकाने पड़ते हैं: नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ और मालासर। इनको पंचपाणा कहा जाता है। इनको पंचपाणा कहते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, पंचपाणा में कौन कौन शामिल है? तो पंचपाणा में नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ और मालासर, ये सारे के सारे झुंझुनू में पड़ते हैं ना। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ और मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया कि हम तो आपको लगान बिल्कुल देंगे भी नहीं, मना कर दिया था। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई की कि आप लगान नहीं दे रहे हैं, तो उनको मारपीट करना लग गया था। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों और किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान तो आजादी के बाद ही हो पाया था। जयपुर सरकार कह रही थी कि हम आपके लगान कम करेंगे, लेकिन किसान जो है अपना आंदोलन जारी रखा और
बाद में आजादी के बाद यहाँ से लाग बाग जो है कम की जाती है। अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियां और भालू के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। सीधा ये ध्यान रखना कि ये चंडावल या चंद्रावल भी कहते हैं। चंद्रावल की घटना कब होती है तो 1945 में होती है चंद्रावल की घटना। ठीक है, सन याद रख लेना, पूछते हैं। डाबरा कांड नागौर में डाबरा कांड हुआ। डाबरा कहाँ पड़ता है? नागौर में। ये कब होता है? 1947 में। 1947 में डाबरा में लगान, लागबाग और बेगार के विरुद्ध 6000 किसान जो ठिकानेदार के पास गए तो उसने बंदूक, तलवारें, भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए थे। ऐसे थे जागीरदार, क्या करे, किसानों पर बहुत अत्याचार किया था। आगे देखते हैं जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन भी होते तो होता क्या कि अपने जनजातीय जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्रों में आराम से रह रहे थे। अब अंग्रेज जो आए हैं वो इनके जो काम में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। इनमें अलग अलग जो जगह पर सैनिक टुकड़ी है, सैनिक बिठा दिए गए हैं। अब इनको कह रहे हैं कि भाई यहाँ से जंगल से खाली करो, उधर जाओ, वहाँ जाओ। इस प्रकार से इनको भी काफी परेशान करने लग गए थे। तो जिसके कारण जो जनजाति ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और रियासत के राजाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। राजस्थान में बेल, मीणा, ग्रासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिण राजस्थान बेलों का बाहुल्य क्षेत्र है। मेवाड़ के राज चिन्ह में भी भील का जो चित्र है इनका अंकित है। मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उनमें भी पुंजा भील का जो है फोटो लगी हुई है। और भीलों का योगदान तो मेवाड़ के शासकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हर शासक के जो है साथ में भील जो सेना रही है। जयपुर व आसपास जो मीणा जाति का बाहुल्य, परंतु समय के फेरे से ये बहादुर जातियां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई है। ठीक है, शुरू में जो राजा महाराजा थे वो भी इनका सहयोग लेते थे और ये उनका सहयोग करते थे, तो इनका जो पालन पोषण हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में इनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जबकि और ध्यान देने की बजाय इनको परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण ये पिछड़ती जा रही थी, काफी शोषण किया जा रहा था, है ना। तो अंग्रेजी काल में इन जनजातियों का भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जनसेवकों ने, समाज सुधारकों ने उन्हें जागृत किया, जनजातियों को जागृत करने का काम किया है। ठीक है, जनजातियों में पहले अपन देखेंगे भील आंदोलन। भील आंदोलन में दो देखेंगे अपन, एक तो भगत आंदोलन देखेंगे, भगत आंदोलन, और दूसरा है एकी आंदोलन। भगत आंदोलन और एकी आंदोलन। चलिए, भील आंदोलन में भीलों में जागृति की विचारधारा प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोविंद गुरु का जो जन्म है डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में एक बंजारे के घर हुआ था 1858 ईस्वी में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में बंजारे के घर में किनका जन्म हुआ है? तो गोविंद गुरु का जन्म हुआ। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की है। संप सभा 1883 में संप सभा की स्थापना की है। कहाँ की है? तो सिरोही में की है। संप सभा की स्थापना कहाँ की जाती है? सिरोही में की जा रही है। और इस संप सभा का अर्थ होता है प्रेम सभा। संप सभा का अर्थ है प्रेम सभा। भीलों में सामाजिक उत्थान करना इस संप सभा का उद्देश्य था कि सभी भीलों को जो है यहाँ पर इस सभा में बुलाएंगे और भीलों का सामाजिक उत्थान करेंगे। जितनी भी बुराइयां वगैरह उन पर अपन चर्चा करेंगे और जनजातियों का, भीलों का जो शोषण किया जा रहा है उसका अपन सरकार से विरोध करेंगे। ये हमारा शोषण किया जा रहा था, इस उद्देश्य से संप सभा की स्थापना की जाती है। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लगान न देने के लिए भीलों को जागृत किया। 1913 में
मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को समसभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। जो समसभा की स्थापना हुई थी 1883 में। अब इस समसभा में जो पहला अधिवेशन, इसका जो अधिवेशन है वो 1903 में, पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पे हुआ था। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में, वहां पर आश्विन पूर्णिमा को अधिवेशन हुआ है। और फिर ये रख दिया कि भाई हर साल जो है आश्विन पूर्णिमा को अपन यहाँ पे आश्विन पूर्णिमा को अधिवेशन करेंगे। तो 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को समसभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर करके गोलियां चलाई है और घटनास्थल पर हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हो गए थे। इस आंदोलन को भगत आंदोलन कहते हैं। और यहाँ पे जो घटना हुई है उसको मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ है? मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ था। ठीक है। और प्रश्न आ जाए मानगढ़ हत्याकांड कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो बताएंगे जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलन में भील आंदोलन और भील आंदोलन में भगत आंदोलन। तो यह देखा था भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने चलाया था। फिर उसके बाद देखते हैं आदिवासी जातियों में दूसरे मसीहा हुए थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इनको आदिवासियों के मसीहा कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया में तेजावत ने, मोतीलाल जी तेजावत ने किसानों और आदिवासियों को बेगार, लगान और अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन की गति देने के लिए एकता पर बल दिया। एकता पर बल दिया, कहा कि अपन लोग एक हो जाओ। कैसे? ये अपने जो लाग बाग है और बेगार प्रथा इसको समाप्त नहीं करते। जब तक अपने एक नहीं होंगे तब तक सरकार और अंग्रेज अपने ऊपर ये लाग बाग लगाती रहेगी और हम उनको चुकाते रहेंगे। तो सबको पहले अपने को एक होना चाहिए। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत की और एकता पर जोर दिया है, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया है? एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत जी ने किया था। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए और महाराणा से 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। 21 सूत्रीय मांग पत्र। इस मांग पत्र को मेवाड़ पुकार कहा जाता है। पूछते हैं मेवाड़ पुकार का संबंध ये कौन से आंदोलन से है? तो एक ही आंदोलन से है। ठीक है। हजारों इसमें भी लोग गए थे और महाराणा से जाकर के 21 सूत्री मांगे, 21 मांगे रखी थी, जिसको मेवाड़ पुकार कहा जाता है। क्या कि मेवाड़ पुकार, सुन सुन राणा, ये हमारी पुकार है, मेवाड़ तुझे पुकारे हैं। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे तो मान ली थी। ये होती थी एकता। 21 जो मांगे थे, 21 में तो 18 तो आती आती मान ली थी। देवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी जी को जाता है। जो वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र में भीलों का जो नेतृत्व करने का, भीलों को जो संगठित करने का, ये श्रेय किसको जाता है? भोगीलाल जी पांड्या और हरिदेव जोशी जी को जाता है। भोगीलाल पांड्या को ध्यान रखना, वागड़ का गांधी कहा जाता है। इनको वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। अगला है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति आंदोलन दूसरा जो जनजाति में मीणा, मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये चौकीदारी करते थे, बदले में गांव वालों से छूत वसूली का काम करते थे। चौकीदार मीणा कहलाते थे। हाँ, तो मीणों में भी दो जो क्षेत्र में दो वर्गों में बांटा हुआ था। एक जमींदार मीणा, जो जमींदार खेती वगैरह करते थे, और दूसरा था चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा, तो मीणा जनजाति में जो चौकीदार मीणा था वो अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की इनको जिम्मेदारी दे रखी थी कि आपको शांति व्यवस्था रखनी है
और ये मीणा चौकीदारी का काम करते थे, बदले में गांव वालों से छूत वसूली करते थे। ये जो चौकीदारी करते थे गांव में और उनसे छूत वसूली का काम करते थे, ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा था कि यदि गांव में चोरी वगैरह हो जाती है तो ये चौकीदार का काम कर रहे थे मीणा। तो कोई भी चोरी डकैती हो गई है तो जिम्मेदार कौन है? जो चौकीदारी थे, चौकीदार मीणा, उनको रखा गया था। और किसी माल का चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। देखो कितना अत्याचार होने लगा था। चोरी कोई दूसरा करके ले जा रहा है और ये जो चोरी करके दूसरा लेके जा रहा है तो उसका जिम्मेदार किनको? मीणाओं को ठहराया जा रहा है कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि वो सामान कैसे चला गया, पता लगाओ कि वो सामान मेरा वापस लेकर के आओ। यदि वो सामान वापस नहीं मिलता है तो उस सामान की जो कीमत है वो जो चौकीदारी कर रहा है उनको देनी पड़ेगी। अब ऐसा अत्याचार चल रहा था। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे, ठीक है, तो फिर ऐसे जो चीजें उनको छोड़ छुड़ा करके फिर क्या करा, आपराधिक काम करने लगे थे। तो सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत एक कानून बना दिया। सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लागू किया गया था? 1924 में, जिसमें रखा गया कि 12 वर्ष से अधिक आयु के जो मीणा जाति के लोग हैं उनको प्रतिदिन जो नजदीक थाना है उसमें आपको उपस्थिति देनी पड़ेगी। आपको रोजाना जो है नजदीक में जो थाना है वहां आकर के आपको उपस्थिति देनी पड़ेगी, जिससे यदि कोई भी चोरी डकैती का काम करता है तो तुरंत उनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस जो ये कानून बना है इससे सभी मीणा जो है असंतोष थे। कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां जयराम पेशा जैसे कठोर कानून को, एक तो मीणाओं में जो जितनी भी बुराइयां चल रही थी उसको समाप्त करने, जयराम पेशा ऐसे कानून को हटाने के लिए और चौकीदारी जो प्रथा है इनको समाप्त करने के लिए कि हम चौकीदारी वगैरह का काम नहीं करेंगे, इसको समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। जो संघर्ष चलता रहा, जगह जगह पर सम्मेलन हुआ। 1944 में नीम का थाना सीकर में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, फिर भी सरकार की तरफ ध्यान नहीं जाता है और अंत में आजादी के बाद 1952 में जयराम पेशा कानून को समाप्त किया गया था। तो ये अपन ने देखा था आज की क्लास में किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन देखा था। वीडियो अब ज्यादा लंबा हो जाएगा, मिलेंगे अपन अगली क्लास में जिसके अंदर अपन प्रमुख प्रजामंडल देखेंगे और प्रमुख जो अपने क्रांतिकारी हुए थे उनको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।